हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पावर सिस्टम में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, जिसको हम आसानी से समझ लेंगे। पहले पॉइंट तो देखिए कि सब स्टेशन में अगर 400/220 केवीए केवी का सब स्टेशन है, उसमें कौन-कौन से रेटिंग के ट्रांसफ़ार्मर हम यूज़ कर सकते हैं या होता है। तो उसमें आप देख लीजिए 315 एमवीए का ट्रांसफ़ार्मर यूज़ होता है, 400 एमवीए का ट्रांसफ़ार्मर यूज़ होता है, 500 एमवीए का ट्रांसफ़ार्मर यूज़ होता है। अगर 220/132 केवी का सबस्टेशन है, तो उसके लिए उसमें उस सबस्टेशन पे कौन कितने रेटिंग का ट्रांसफ़ार्मर यूज़ होता है, तो 100 एमवीए का ट्रांसफ़ार्मर यूज़ होता है, 160 एमवीए का ट्रांसफ़ार्मर यूज़ होता है, 200 एमवीए का ट्रांसफ़ार्मर यूज़ होता है। अब अगर 132/33 केवी का सबस्टेशन है, तो वहाँ पे कौन-कौन से ट्रांसफ़ार्मर लगेंगे? तो 20 एमवीए का ट्रांसफ़ार्मर लगता है, 40 एमवीए का ट्रांसफ़ार्मर लगता है, 63 एमवीए की रेटिंग का ट्रांसफ़ार्मर लगता है। अगर 33/11 केवी का सबस्टेशन है, तो वहाँ पे कितने कितने रेटिंग का ट्रांसफ़ार्मर लगता है? तो 1.25 एमवीए का ट्रांसफ़ार्मर लगता है, 3.15 एमवीए का ट्रांसफ़ार्मर लगता है, 5 एमवीए का ट्रांसफ़ार्मर लगता है, 8 एमवीए का ट्रांसफ़ार्मर लगता है और 10 एमवीए का ट्रांसफ़ार्मर लगता है। 33/11 केवी का सबस्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का सबस्टेशन होता है। अब आगे देखते हैं, अगर 11 केवी बट्टा 0.4 केवी सबस्टेशन, अगर ये इस टाइप का सबस्टेशन है, मतलब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है, तो इसमें इसमें कितने रेटिंग का ट्रांसफार्मर लगेगा? तो 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगेगा, 63 केवीए का, 100 केवीए का, 200 केवीए का, 400 केवीए का और 315 केवीए का, 450 केवीए का और 250 केवीए का ट्रांसफार्मर लगेगा। अ, टैपिंग की अगर बात करें, तो टैपिंग एचवी ट्रांसफार्मर में टैपिंग एचवी की तरफ करते हैं, क्योंकि एचवी वाइंडिंग बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, इसीलिए इस पे हम टाइपिंग कर सकते हैं। अंदर एलवी जो बाइंडिंग होती है वो अंदर की तरफ होती है, तो उसमें हम टाइपिंग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एचवी बाइंडिंग होती है, इसलिए हम एचवी बाइंडिंग में ही टाइपिंग करते हैं। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल पता लगाने के लिए हम उस ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड में उसकी तरफ होकर खड़े हो जाते हैं, तो हमारा दाहिने तरफ का टर्मिनल न्यूट्रल होता है। मतलब अगर हमें दूर से ही पता लगाना हो कि कौन सा टर्मिनल ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल है, तो हम उसी ट्रांसफार्मर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे और हमारा जो दाहिना तरफ, जो दाहिने साइड वाला टर्मिनल होगा, हमारे हमारे साइड से जो दाहिना साइड का टर्मिनल होगा, तो वो हमारा न्यूट्रल होगा और उसके बाद से आर होगा, वाई होगा, बी होगा, जिसमें आप देख सकते हैं। फिर फेस सीक्वेंस हमेशा क्लॉकवाइज में लिया जाता है। यहाँ पे देखिए आर है, वाई है, बी है, ऐसे फेस सीक्वेंस आता है, क्लॉकवाइज में लिया जाता है। नेक्स्ट वाले में वही समझाए हैं आपको, आप देख सकते हैं। किसी भी यहाँ पे लिखा है, किसी भी परिपथ में फेस सीक्वेंस हमेशा क्लॉकवाइज होता है। जैसे कि चित्र में मैंने आपको दिखाया था, आर वाई बी ऐसे गया था, ऐसे 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 क्लॉकवाइज गया था। अब आई आर बराबर क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी, ये है क्लॉकवाइज। आई वाई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी -120, ये भी क्लॉकवाइज है, -120 है तो क्लॉकवाइज है। आप देखते हैं आई बी, तो आई एम साइन ओमेगा टी -240, तो ये भी क्लॉकवाइज है, माइनस लगा है। अब आई आर बराबर साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी, ये भी क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर वही आई वाई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी +120 होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और आई बी बराबर होगा आई एम साइन ओमेगा टी +240 होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। स्टैंडर्ड जनरेशन वोल्टेज क्या है, तो ये स्टैंडर्ड जनरेशन वोल्टेज जनरली 11 के भी होता है। एक्टिव पावर बढ़ाने के लिए मैकेनिकल पावर बढ़ाया जाता है, मतलब अगर एक्टिव पावर बढ़ाना हो तो मैकेनिकल पावर बढ़ाएंगे, और मैकेनिकल पावर बढ़ाने के लिए स्टीम पावर बढ़ाया जाता है, अगर आपका थर्मल पावर प्लांट है तो। रिएक्टिव पावर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एक्साइटेशन को बढ़ाया जाता है, यानी कि
ये अल्टरनेटर की एक्साइटेशन को बढ़ा देते हैं। अतः किसी भी सिंक्रोनस मशीन को ओवर एक्साइटेशन पर रिएक्ट करने पर रिएक्टिव पावर देने लगता है। अतः ही हम मतलब यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि जो सिंक्रोनस मशीन होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, उसका अगर हम ओवर एक्साइटेड चलाएँगे तो रिएक्टिव पावर देता है। इसलिए कभी-कभी सिंक्रोनस मोटर को भी हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए सबस्टेशन पे यूज़ करते हैं। अतः एक्साइटेशन कम करना पड़ता है इसके लिए। आगे आगे मैंने ये एक टेबल बनाया है जिसमें अल्टरनेटर एक टेबल में रखा है। अल्टरनेटर का रेटिंग रखा है, जनरेशन वोल्टेज क्या है उसका और उस जनरेटेड वोल्टेज पे पावर फैक्टर क्या देगा, इसके लिए है। तो अगर 5 मेगावाट का अल्टरनेटर है तो 11 केवी जनरेटेड वोल्टेज है, उसका पावर फैक्टर लैगिंग होगा 0.8। अगर 100 मेगावाट का है अगर अल्टरनेटर तो उसमें 11 केवी जनरेटेड वोल्टेज है, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग होगा। सारा पावर फैक्टर जिनमें को लैगिंग होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। 200 मेगावाट का है तो 11 केवी इसमें जनरेट होगा। अगर 210 मेगावाट का है तो वो उसका जनरेटेड वोल्टेज 15.75 केवी होता है। अगर अगर 600 मेगावाट का है तो अगर अगर 500 मेगावाट है तो 21 केवी होगा। 600 मेगावाट का है तो 22 केवी का वो जनरेटेड वोल्टेज होगा। इनिशियल जनरेटेड वोल्टेज होगा। इसको हम स्टेप अप करके ट्रांसमिट करते हैं 465 400 केवी तक इसको स्टेप अप करते हैं। उसके बाद से हम लोग इस वोल्टेज को इसको अगले सब स्टेशन पे ट्रांसमिट करते हैं। और 660 का है तो 23 केवी का जनरेटेड वोल्टेज होगा। 800 मेगावाट का है तो 27 केवी का जनरेटेड वोल्टेज होगा। इसमें 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग होगा। यानी कि जितना बड़े-बड़े अल्टरनेटर है उसका पावर फैक्टर आप देख सकते हैं सुधरते हुए दिख रहा है, 0.9 तक आता है। 800 मेगावाट के 5 अल्टरनेटर गुजरात में मुंद्रा स्थान पर मेगा पावर प्लांट में लगा हुआ है। इसकी क्षमता 4000 मेगावाट है। यानी कि आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा पावर वाला मे मेगा पावर प्लांट है और 4000 मेगावाट से अधिक क्षमता के पावर प्लांट को हम अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट यूएमपीपी कहते हैं। यानी कि अगर 4000 मेगावाट से अधिक के या चाहे 4000 मेगावाट का है उस वैसे पावर प्लांट को हम यूएमपीपी कहते हैं यानी कि अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कहते हैं।